आरबीआई ने 5 सालों बाद दरों में कटौती का तोहफा दिया। रेपो रेट 0.25% घटाकर किया 6.25%। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले आगे हालात को देखते हुए और कटौती का करेंगे फैसला। ग्रोथ को सपोर्ट करने पर रहेगा फोकस। हमारे जो हाउसिंग लोन और कार लोन जो भी ग्राहक के लिए, आम ग्राहक के लिए जो लोन होते हैं वो एक्सटर्नल बेंचमार्क यानी कि रेपो से ही लिंक्ड हैं, तो उनमें तो कटौती बहुत जल्दी हो जाएगी। रेपो रेट से जुड़े लोन सस्ते होने का रास्ता साफ। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने सीएनबीसी आवास एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कर्ज करेंगे सस्ता। आरबीआई ने बैंकों को दी बड़ी राहत। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी एलसीआर नियम लागू करने की डेडलाइन 1 साल आगे बढ़ाई। कहा 31 मार्च 2024 से पहले लागू नहीं होंगे नियम। आरबीआई गवर्नर बोले सिस्टम में पर्याप्त नकदी के लिए उठाते रहेंगे कदम। आरबीआई की पॉलिसी के बाद बाजार में हल्की मुनाफा वसूली। ऊपरी स्तरों से निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 23,600 के नीचे आया। बैंक निफ्टी करीब 250 पॉइंट फिसला। हालांकि मिड कैप शेयर्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। बाजार को पसंद आया भारतीय एयरटेल के नतीजे। मुनाफे और अरबों में अच्छी ग्रोथ से शेयर 5% के उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। वहीं गाइडेंस में कमी से एनसीसी 11% ज्यादा फिसलकर बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। आ जाएंगे ऑटो दिग्गज एमएनएम के तिमाही नतीजे। 37% बढ़ सकता है कंपनी का मुनाफा। मार्जिन में भी दिख सकता है सुधार। साथ ही एल्केम और एलआईसी समेत वायदा की 6 कंपनियों के रिजल्ट्स का रहेगा इंतजार। और कैबिनेट की आज एक अहम मीटिंग। नए इनकम टैक्स बिल को मिल सकती है मंजूरी। सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है बिल। साथ ही इंश्योरेंस संशोधन बिल पर भी हो सकती है चर्चा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का हाल पहले आपके सामने लेकर आते हैं। देखते हैं क्या रुझान आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। ऑल्दो आज के सेशन में एक वॉलेटिलिटी है, एक बड़ा इवेंट आरबीआई की पॉलिसी ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई, लेकिन वॉलेटिलिटी अभी भी परसिस्ट कर रही है। आरबीआई पॉलिसी आउटकम से पहले भी वॉलेटाइल थे मार्केट्स और अभी भी वॉलेटाइल ही है। फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बायस के साथ कारोबार यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी लेवल्स की बात करें, बैंक निफ्टी इनफैक्ट आधा % नीचे दिखाई देगा आज के कारोबार में। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप्स भी सुस्ती हैं आज। इनफैक्ट आज कोई भी ऐसी डिसाइसिव पॉकेट या सेक्टर नहीं है जहां पर कन्विंस्ड बाइंग या सेलिंग देखने को मिल रही हो। मिड कैप्स बिल्कुल फ्लैट 1/4% ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% नीचे है। निफ्टी बैंक का हाल आपको बताया ही। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो ये थोड़े प्रेशर की साइड ही है। 950 स्टॉक्स जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1481 स्टॉक्स जो दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो एकमात्र मेटल इंडेक्स ऐसा है जहां पर तेजी के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स लगभग 2.5-3% ऊपर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। रियल्टी फार्मा ऑटो फ्लैट है, पॉजिटिव बासत कारोबार हो रहा है। दबाव देखेंगे तो एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, ये कुछ पॉकेट्स हैं। आईटी इनफैक्ट एक और इंडेक्स है जहां पर 0.5% से लेकर 1% के आसपास के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। अब स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ है निर्बंग के नीरव छेदा। नीरव नमस्कार, बताइए पहले तो इंडेक्स पर आपकी राय। रेंज बाउंड मोमेंटम, क्या यही रेंज परसिस्ट करते हुए दिखाई देगी? कोई ट्रेड बन रहा है या छोड़ दें? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 23,700 का स्पॉट में। वो एक लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन का एक रेजिस्टेंस जोन है। वहां से ही नीचे आते हुए देखा है हमने मार्केट को। ऑल्सो 50 डे मूविंग एवरेज वहां पे है। सो ये 2 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस है। जब तक वो क्रॉस नहीं होए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तब तक आप देखेंगे कि ज्यादा बड़ी बाइंग नहीं आएगी और ऊपर में आप रेजिस्टेंस या सेलिंग देखते रहेंगे। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बाइंग के मौके अभी नहीं ढूंढने चाहिए। ऑन अ ब्रेकआउट ऑफ 23,700 ढूंढने चाहिए। अभी के लिए लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है, तो मेरे हिसाब से निफ्टी और फिसल सकती है 23,500 तक इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। वहां पे आए तो वापस थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं आप। बैंक निफ्टी में भी एक सिमिलर स्टोरी है। अपना 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो अराउंड 50,600 के पास में है। वहां से बैंक निफ्टी भी नीचे आई है। पॉसिबिलिटी है कि 49,500 तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकती है। तो यहाँ से आप करंट लेवल से बाइंग ना करें, थोड़ा नीचे आता है डिप्स में आप बाइंग करिएगा। अभी के लिए कोई मौके बाइंग के नहीं दिख रहे हैं। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी?
या एक बाय और एक सेल है। देखिए BEL, इसमें एक लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे आया है। थोड़ा जो पैटर्न है वो खराब लग रहा है यहाँ से, और सेलिंग आते हुए दिख रही है। तो करंट लेवल से BEL का फ्यूचर सेल करके चल सकते हैं। नीचे में 260 का इसमें टारगेट रहेगा, ऊपर में अराउंड 285 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा जो काउंटर है वो GSFC है। देखिए ये जो ओवरऑल स्पेस है फर्टिलाइजर का, इसमें एक अच्छा बॉटम बनते हुए दिख रहा है। स्पेशली आप देख रहे हैं जो लीडर है चंबल, उसमें ब्रेकआउट आ गया है। मगर ये जो स्टॉक है GSFC, इसमें अभी जस्ट ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, एंड आई बिलीव वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। सो करंट लेवल से आप ये स्टॉक खरीद सकते हैं। इसमें 225 तक के टारगेट नजर आ सकते हैं, तो वो टारगेट के साथ में आप खरीदिए। 202 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, तो ये रहे आपके लिए ट्रेडिंग स्टॉक्स जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं हम आपके सामने। इंडेक्स तो आपने देखा ही, वॉलेटिलिटी वहां भी है, लेकिन हरे निशाने मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। अब दिखाते हैं आपको सेलेक्ट पॉकेट्स आज के सेशन में कि क्या रुझान वहां देखने को मिल रहा है। अगर सेलेक्ट पॉकेट्स देखेंगे तो शुरुआत कर लेते हैं उन पॉकेट्स के साथ जो जहां पर थोड़ी बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं फार्मा स्टॉक साथ। टोरेंट फार्मा 3.25% ऊपर है, ग्लेनमार्क 3.25% ऊपर, 1% ऊपर ऑरबिंदो फार्मा। आरती फार्मा में तो 12.5-13% की तेजी देखने को मिल रही है। मेटल स्टॉक्स में NMDC 3% ऊपर, 2.5% ऊपर नाल्को, जिंदल स्टेनलेस 2.5% ऊपर, 2.5% ऊपर सेल कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। दिखाएंगे अब रियल्टी स्टॉक जहां पर फिनिक्स मिल 2.25% ऊपर, 2.5% ऊपर लोधा, सिग्नेचर ग्लोबल 1.5% ऊपर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। क्विकली दिखाएंगे आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स। डिक्सन टेक 3.5% नीचे ऊपर, माफ कीजिए 3% ऊपर ब्लू स्टार, वोल्टा 2.25% ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो ये वो सेलेक्ट पॉकेट जहां पर मोमेंटम है। अब वो दिखाते हैं पॉकेट जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। IT स्टॉक्स में सोनाटा सॉफ्टवेयर 11% नीचे, इंपैक्ट न्यूज फ्लो का, सास्केन टेक 2% नीचे, 2.5% नीचे रामको, हैप्पीएस्ट माइंड में 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। एक और पॉकेट दिखाते हैं क्विकली जहां पर दबाव वो है PSU बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक 1% नीचे, 1.5% नीचे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा 1% नीचे, 1% नीचे बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। और आज के लिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट स्पेशली फाइनेंशियल पैक के लिए, ये इंटरेस्ट सेंसिटिव पैक के लिए था RBI पॉलिसी, और RBI ने 5 साल बाद ब्याज दरें घटाई हैं। RBI ने 0.25% कटौती का फैसला किया है। 5 साल बाद दरों में कटौती का फैसला किया गया है, लेकिन FY25 में GDP ग्रोथ में रिकवरी की उम्मीद जताई है। वही MSF रेट 6.75% से घटाकर 6.5% कर दिया है, और वहीं रूरल डिमांड में भी सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं, ये RBI गवर्नर ने अंदाज़ा दिया है। तो ये कुछ की हाइलाइट्स आज की इस पॉलिसी की। और RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कर दिया है और कहा है कि ग्रोथ महंगाई के बीच MPC ने ग्रोथ को सपोर्ट किया है, साथ ही अब ग्रोथ को सपोर्ट करने पर फोकस रहेगा। न्यूट्रल स्टांस से MPC बदलते माहौल के हिसाब से फैसले ले पाएगी। This growth inflation dynamics opens up policy space for the MPC to support growth while remaining focused on aligning inflation with the target. At the same time, the MPC felt that excessive volatility in global financial markets and continued uncertainties about global trade policies, coupled with adverse weather events, pose risks to the growth and inflation outlook. This calls for the MPC to remain watchful. Accordingly, it decided to continue with a neutral stance. This will provide MPC with the flexibility to respond to evolving macroeconomic environment. और आज की इस पॉलिसी के की हाइलाइट्स क्या रहे, क्या बारीकियां हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी विपिन भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस 25 बेसिस पॉइंट की कटौती तो हुई है, लेकिन कमेंट्री क्या रही, क्या इंडिकेशन आगे के लिए RBI गवर्नर ने दिए हैं? जी, तो 2, 3 या 4 अलग अलग हिस्सों में इस पूरी पॉलिसी को देख सकते हैं। सबसे पहले तो वो हेडलाइन जो कि 1/4% की कटौती उन्होंने रेपो रेट में की है, तो अब 6.50 से रेपो रेट हो गया है 0.25% की कटौती के बाद 6.25%। 5 साल बाद, जैसे आपने भी बताया कि रेपो रेट में ये कटौती आ रही है। और दर्शकों की सहूलियत के लिए बता दें, रेपो रेट वो रेट है जिस पर RBI से बैंक कर्जा लेते हैं और फिर आपको देते हैं। तो अगर उन्हें सस्ता कर्ज मिलेगा तो आप तक भी सस्ते लोन्स पहुंचेंगे। ये आज की बड़ी हेडलाइन एक्सपेक्टेड थी, लेकिन फिर भी अब आपके लिए रास्ता खुल गया है कि सस्ते होम लोन, ऑटो लोन और तमाम तरह के लोन्स आपको मिलेंगे यहाँ से। इसके बाद
जैसा कि अभी गवर्नर साहब को हमने सुना कि फोकस अब होगा ग्रोथ के ऊपर, तो ग्रोथ को एक संतुलित तरीके से बढ़ाने पर फोकस की वो बात कर रहे हैं। संतुलित तरीका क्या कि आप बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब वित्त वर्ष 2025 के लिए यानी करंट फिस्कल के लिए उन्होंने 6.4% के ग्रोथ का अनुमान दिया है चौथे क्वार्टर्स को मिलाते हुए। लेकिन जो अगला साल है, अगला वित्त वर्ष है 2026 का, उसके लिए उन्होंने 6.7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जताया, यानी कि थोड़ी बेहतर होती हुई इकोनॉमी नज़र आ सकती है। लेकिन इस बीच जैसा कहा कि कॉशियस लाइन है, ग्रोथ को तो पुश करना है लेकिन महंगाई पर नज़र बनी रहेगी, कड़ी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि महंगाई इंटरनल फैक्टर के साथ साथ बहुत कुछ एक्सटर्नल फैक्टर पे भी अभी डिपेंड कर रही है। अगर मौजूदा वित्त वर्ष की बात करें तो 4.8% महंगाई रहने का अनुमान है, तो वो जो 5% का बेंचमार्क है उससे नीचे आएगी। और अगले साल मतलब अगले वित्त वर्ष में जाते जाते FY26 के लिए इसके और ईज आउट होने के, थोड़े और बेहतर होने का अनुमान जताया है। 4.2% एक एवरेज 4 क्वार्टर की महंगाई अनुमानित है इस समय सेंट्रल बैंक की तरफ से। अब आरबीआई का ओवरऑल नज़रिया क्या है, तो देखिए उन्होंने अपने स्टांस को न्यूट्रल रखा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में ब्याज दरों को घटाना है, लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करना है, रुपया भी गिर रहा है, तमाम चीज़ें हैं, उनको देखते हुए फैसला लेंगे। इस पॉलिसी में अगर उन्होंने ब्याज दर घटा दी है, अगली पॉलिसी में फैसला अगली पॉलिसी यानी जो 3 महीने का वक्त रहेगा बीच में, उसके हिसाब से लिया जाएगा। तो आरबीआई गवर्नर इशारा कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि एक बार सिलसिला शुरू हो गया है तो आप एक्सपेक्ट करें कि अब ये चलता रहेगा, क्योंकि ग्लोबल अनिश्चितता इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए हो सकता है कि आज से 2 महीने बाद हालात अलग हो जाएं और आपको कुछ एक अलग फैसला लेना पड़े। तो कॉशियस एक मोड उनका जारी रहेगा, न्यूट्रल स्टांस है जिसमें वो वक्त और हालात के हिसाब से फैसले लेंगे। लेकिन संकेत उन्होंने ज़रूर दिए हैं, लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं होने देंगे, ग्रोथ पर फोकस रहेगा, महंगाई को भी काबू में रखेंगे। बस जो ग्लोबल अनिश्चितता है वो थोड़ा खेल बिगाड़ सकती है, इसीलिए फैसले एज पर द टाइम लिए जाएंगे। चलिए, शुक्रिया विपिन आपका ये तमाम एनालिसिस करने के लिए और जो की हाइलाइट्स बारीकियां रही वो समझाने के लिए। और आरबीआई के कर्ज सस्ता करने के बाद माना जा रहा है कि बैंक भी जल्द कर्ज घटाएंगे। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने सीएनबीसी आवास एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जल्द वो ग्राहकों को सस्ते कर्ज का तोहफा देंगे। हमारे जो हाउसिंग लोन और कार लोन जो भी ग्राहक के लिए, आम ग्राहक के लिए जो लोन होते हैं, वो एक्सटर्नल बेंचमार्क यानी कि रेपो से ही लिंक्ड है। उनमें तो कटौती बहुत जल्दी हो जाएगी, तो इमीडिएटली हो जाएगी। तो वो राहत तो आप देखेंगे कि जो ग्राहक है उनको तुरंत ही मिलने वाली है। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत, जल्द वापस आते हैं। कैप मंत्रा और अब समय है ग्रोथ कोड का। ग्रोअर सीएनबीसी आवास की एक ऐसी पहल जिसका लक्ष्य है आपको बाजार में सही दिशा दिखाना और सही सोच के साथ ट्रेडिंग के फैसले लेने में मदद करना। आज हम समझेंगे स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग से जुड़े कुछ रिस्क और जानेंगे कि कैसे 2001 के केतन पारेख स्कैम के बाद बाजार में इससे निपटने के लिए कुछ अहम कदम उठाए गए। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग से जुड़े इन्फ्लेटेड प्राइसेस और आर्टिफिशियल डिमांड्स अक्सर मार्केट बबल्स बना सकते हैं, लेकिन एक झटका ही इस बेबुनियादी ढांचे को गिरा सकता है। स्पेकुलेशन के कारण ही 90% इंट्राडे ट्रेडर्स को नुकसान झेलना पड़ता है। Speculative trading dominates the market despite its risk is because of the lure of quick gains, lack of common sense, and there is obviously a lot of greed as well. Time after time we have seen this cycle repeating. Right now the money at stake is far higher and is of great concern at the moment. 2001 में केतन पारेख स्कैम की वजह से स्पेकुलेशंस के रिस्क सबके सामने आए। पारेख ने 40,000 करोड़ के इस घोटाले को इनसाइडर इंफॉर्मेशन और बेलगाम लेवरेज के बल पर अंजाम दिया था। One of the biggest things that happened in Ketan Parekh scam was a kind of a narrative that got built. The hype was built so much that it ended up brainwashing the retail investors and traders. The biggest problem here was that while they were investing, the pump and dump scheme was happening simultaneously. इस क्राइसिस ने बाजार को सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। तब से सर्कुलर ट्रेडिंग पर रोक लगाई गई, सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री की नींव रखी गई और स्टॉक ऑप्शंस का पहला दौर शुरू हुआ। The scam definitely highlighted the risks of speculative trading
and thereafter shifted the investors' focus to relatively safer and established companies. Investors became far more aware of the risks in speculative trading and the pump and dump schemes. Though the markets post 2020 also need similar kind of awareness. 2001 के बाद जहां सिस्टम में बड़ा सुधार हुआ, वहीं ट्रेडर्स ने भी स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग से जुड़े रिस्क्स को गहराई से समझना शुरू किया। केतन पारेख स्कैम से मिले अनुभव ने देश को एक मजबूत और सुरक्षित बाजार बनाने में मदद की। और महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट्स आए हैं, फटाफट से नंबर्स पर नजर डालते हैं। मुनाफा 2490 करोड़ से बढ़कर 2964 करोड़ रहा है। हालांकि हमारा अनुमान ज्यादा का था, 3380 करोड़ के आसपास का अनुमान हम लगा रहे थे मुनाफे के आंकड़े का, लेकिन एक्सपेक्टेशन से नीचे आया है। वहीं अगर आप आय देखेंगे तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रही है। 31,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड थे, 30,964 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज आए हैं। तो जो आंकड़े आए हैं मुनाफे के वो इन लाइन, जो आय के स्पेशली वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहे हैं। मुनाफे का आंकड़ा अनुमान से थोड़ा सा कम रहा है। एबिटा मार्जिन्स पर भी नजर रहेगी किस तरह के आंकड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एबिटा मार्जिन्स अनुमान यही था कि सीक्वेंशियल बेसिस पे फ्लैट रहेंगे, लेकिन सालाना आधार पर थोड़ा सा ग्रो होकर आ सकते हैं 14.4% के आसपास। वहीं जो एबिटा है वहाँ भी 40% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा अनुमान से थोड़ा सा कम, आय का आंकड़ा अनुमान के मुताबिक दिखाई दे रहा है। और डिटेल्स आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ी ही देर में। इसी के साथ क्विकली एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। M&M के रिजल्ट्स का एनालिसिस तो करेंगे ही, जल्द वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।